हम लोग कल जो देखे थे वो देखे थे कि संविधान हमारा निर्माण हुआ नहीं था, पर इससे पहले बहुत कुछ हुआ था जिसको हम लोग ब्रिटिश कानून या ब्रिटिश एक्ट के रूप में जानते थे। अब उससे क्या क्या सवाल आता है, हम सवाल भी तुम लोग को लिखवाते हुए चले हैं, समझना भी है और जो मुख्य बिंदु है उसको सवाल के रूप में याद भी रखना है। ठीक है, तो वहां से लगभग 15-20 सवाल जो तुम्हारे नोट्स में होगा वो मोस्ट प्रोबेबली उतना अगर रिवीजन करते रहोगे बार बार तो रिवीजन होता रहेगा और एग्जाम में काम चल जाएगा। अब हम लोग एक्चुअल संविधान पर पहुंचेंगे। ठीक है, हमारा संविधान का निर्माण हुआ कैसे है, कैसे निर्माण कौन किया है, और निर्माण हुआ तो हम लोग कहां से क्या कॉपी किए हैं, ठीक है, किससे क्या लिए हैं, ये सब चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं। कुछ कुछ हल्का हल्का 3-4 सवाल होगा जो पढ़ते पढ़ते अपने आप उनको याद हो जाएगा। अक्सर बच्चा सोचता है कि इससे इतना ही पूछेगा कि संविधान का सभा का अध्यक्ष कौन था, संविधान निर्माण किस तारीख को हुआ, कब लागू हुआ, ये सब बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग शुरू करेंगे संविधान निर्माण। अब देखो, एक दिन में ब्रिटिश भारत है, मतलब भारत में शासन कौन कर रहा है, ब्रिटिश लोग कर रहा है। और हम अगर चाहें कि हमको संविधान बनाना है, या तुम मान लो किसी के अंदर रह रहे हो और तुम कुछ करने का सोच लोगे तो क्या संभव है तुरंत करना। ठीक इसी तरीके से भारत में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इससे बहुत पहले मांग शुरू हुई है, हमको अपना संविधान दीजिए। किससे मांग रहा था, अंग्रेजों से। किससे मांग रहा था, अंग्रेजों से, कि हमको अपना संविधान दीजिए। यहां पर फिर हम एक बार रिपीट करते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान देश को चलाने के लिए एक रूल बुक है। क्या है, रूल बुक। देश को कैसे चलाया जाएगा, जैसे हम राजा हैं तो हम जो चाहेंगे वो होगा, पर अगर किसी देश में संविधान लागू है तो राजा या वहां का जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, जिसके पास भी शासन सत्ता है, वो अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता है। उसको जो संविधान में तौर तरीके दिए हुए हैं उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसीलिए जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो लोकतांत्रिक राज्य देश हैं, वो सभी चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे एक संविधान हो, और उसी संविधान के हिसाब से जो भी सरकार है, सरकार तो चेंज होते रहेगी, पर अगर संविधान सरकार के हिसाब से बनने लगा तब तुम सोचोगे कि जो अगर मान लो कुछ गुंडाओं का शासन सत्ता में कुछ गुंडा लोग आ गए तो वो अपने हिसाब से बनाएगा ना जी कानून। अगर कोई आ गया, मान लो कोई पुजारी आ गया तो वो अपने हिसाब से शासन बनाएगा, मतलब शासन करेगा। कोई उच्च वर्ग का आया तो वो अपने हिसाब से करेगा, निम्न वर्ग का आया तो वो अपने हिसाब से करेगा। ऐसे देश नहीं चल सकता है, इसीलिए संविधान की आवश्यकता है। अब जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे शासन कर रहा था तो हमारे पास कोई संविधान था नहीं, इसीलिए काफी सारे लोग हैं जो मांग करेगा कि भले ही आप शासन कर रहे हैं पर भारत में कैसे शासन हो इसका एक नीति तैयार कीजिए। उसी को क्या बोला गया, संविधान। क्या बोला गया। तो हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, कई बार तुमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ पहला आदमी कौन था जिसने संविधान का मांग किया। ठीक है, अब देखो, पूछे हम जी, कौन बोल रहा है, पूछेंगे तब बताना बाबू, अभी नहीं बताना है। ठीक है, क्या बोल रहे थे हम, हाँ, संविधान के निर्माण। अब देखो यहाँ पे दो तरह की बातें हैं। सवाल जो एग्जाम में गलती होता है उसको भी हम लोग यहीं पे सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, गलती क्या होता है, एग्जाम में कई बार पूछेगा कि संविधान का मांग किसने किया, और कई बार पूछेगा कि संविधान सभा का मांग किसने किया। अब यही तो गलती होता है, क्योंकि हम लोग एक लाइन कहीं रटे हुए हैं कि संविधान का मांग पहले किसने किया, और संविधान सभा पूछेगा तो भी वही आंसर कर देंगे, संविधान पूछेगा तो भी वही आंसर करेंगे, आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए अच्छे से याद रखो, संविधान सभा अलग चीज है और संविधान अलग है। संविधान सभा क्या है, तो एक ग्रुप है। संविधान सभा क्या है, कुछ आदमी का ग्रुप है जिसको क्या करना है, संविधान बनाना है। क्या करना है, संविधान बनाना है। क्या दोनों एक ही चीज हुआ, संविधान एक किताब है, संविधान क्या है, किताब, और संविधान सभा क्या है, कुछ लोगों का दल है। समझ में आया। तो कुछ लोगों का पहले कहना था हमको अपना संविधान बनाना है, पर ये इन्होंने ये नहीं कहा संविधान कैसे निर्मित होगा। हो सकता है ब्रिटेन से बन के आ जाता संविधान, या ब्रिटिश लोग मिलकर बना देता, तो इसको हम लोग खाली संविधान के रूप में पढ़ते हैं, संविधान का मांग किसने किया। पर कुछ लोग बोला कि नहीं, संविधान सभा बनाइए, भारत में संविधान सभा बनेगा और वही संविधान सभा हमारा संविधान बनाएगा। समझ में आया, दो तरह की चीजें हैं यहाँ। समझ में ये चीज आ गया कि संविधान सभा, जैसे मान लो ये संविधान है, इसमें को हम खुद निर्मित किया, तुम लोगों को बांट दिया कि तुम्हारे लिए संविधान है, तो ये भी तरीका है। लेकिन तुम लोग बोलोगे नहीं सर, हम लोगों के लिए संविधान बना रहे हैं, तो हमारे बीच से कुछ लोगों को चुनिए जो कि अपना संविधान खुद लिखेगा अपने हिसाब से, आपका लिखा हुआ नहीं चलेगा। तब वो तुम्हारे बीच से 10 आदमी को चुनेंगे, उसी 10 आदमी को कहेंगे संविधान सभा। क्या क्या बोलेंगे, संविधान सभा।
और तुम लोग जो किताब लिखोगे उसको क्या कहेंगे? संविधान। क्या कहेंगे? संविधान। अगर हम तुमको बना के दे देते तो भी इसको क्या कहते? संविधान। समझ में आ गया दोनों चीज? तो संविधान सभा उस ग्रुप का नाम है जो संविधान बनाएगा, और संविधान उस किताब का नाम है जो निर्मित हुआ। तो पहली बार संविधान की मांग किसने की और संविधान सभा की मांग किसने की, ये सब हमको सीखना है। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला तुमको हेडिंग क्या दिख रहा है? संविधान की मांग। संविधान की मांग। तो पहली बार बाल गंगाधर तिलक, क्या नाम है? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में, ईयर भी जितना बताएंगे सारा याद रखना है, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में एक बिल लाया जिसको कहा गया स्वराज बिल। क्या कहा गया? स्वराज बिल। और इसी स्वराज बिल में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार ये प्रस्ताव रखा कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। तो अगर पूछा जाए संविधान का पहला मांग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया? 1895। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आया है और ये सब अच्छे से अभी ही याद करना है क्लास में। ठीक है, जैसा पहला चैप्टर क्लियर हुआ वैसे ये भी क्लियर होगा। तो संविधान का पहला मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया। किस वर्ष किया? 1895 में। किस प्रस्ताव में? मतलब प्रस्ताव जो है ये एक तरह का बिल ये लेके आए थे, स्वराज बिल। तो किसमें उन्होंने मांगा था? तो स्वराज बिल में। किसमें? स्वराज प्रस्ताव या स्वराज बिल। क्या ये याद हो गया? तो पहला संविधान मांग कब हुआ? किस वर्ष? 1895 में। 1895। इसके बाद देखोगे 2-3 सवाल यहां से और पूछे जाएंगे। जब गांधी जी भारत आएंगे तो गांधी जी भी किसका मांग करेंगे? संविधान का मांग करेंगे। और गांधी जी कहेंगे कि भारत में एक संविधान सभा का भी गठन हो और हमको संविधान भी दीजिए। मतलब गांधी जी दोनों चीज मांगेंगे। क्या मांगेंगे? संविधान भी मांगेंगे और संविधान सभा भी मांगेंगे। तिलक जी ने क्या मांगा था? संविधान। गांधी जी क्या मांगेंगे? संविधान सभा और संविधान दोनों। और इन्होंने ये मांग किया है 1922 ईस्वी में। कब किया है? 1922 ईस्वी में। तो पहला मांग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। अब ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा कि दूसरा मांग किसने किया, तीसरा मांग किसने किया। अगर ये कोई रटोगे तो ये फालतू समय की बर्बादी है, वो याद नहीं करना है। सिर्फ पहला याद रखना है और दूसरे बार जो बता रहे हैं तुमको वो आदमी के नाम से कि गांधी जी ने किस वर्ष मांग की, कब की? 1922। तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा 1922 में निम्न में से किसने मांग किया था? किसने मांग किया था? गांधी जी ने। क्या मांग किया था? संविधान का और संविधान सभा का मांग किया था। लेकिन इनका जो ज्यादा जोर था वो था संविधान पर। किस पर था? संविधान। इसलिए लीगल संविधान सभा का मांग इसको नहीं माना जाता है। मतलब इनका इनडायरेक्ट कहना था कि आप हमको संविधान सभा भी दीजिए, लेकिन लीगल एक तरह से बोलोगे ना प्रपोजल, संविधान सभा हमको चाहिए, ऐसा इन्होंने नहीं कहा था। इन्होंने बस कह दिया था कि हमको संविधान चाहिए और एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए उसके लिए। तो इसको कभी भी प्रथम संविधान सभा का मांग नहीं माना गया। उनको सिर्फ यही कहा गया कि संविधान की मांग इन्होंने की है। इसीलिए प्रथम संविधान सभा का मांग हम लोग अलग से पढ़ेंगे, आगे चल के भी देखोगे। ठीक है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। कब किया था? 1928 में। कब किया था? 1928 में। तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 के अपने नेहरू रिपोर्ट में कहा था कि हमें संविधान चाहिए। क्या कहा था? हमें संविधान चाहिए। तो संविधान मांग से कितने डेट हो गए? 3। पहला 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। गांधी जी ने कब किया? 1922 में। और मोतीलाल नेहरू ने कब किया? 1928 में। तीनों याद हो गया। इन सब ने क्या मांग किया है? संविधान की मांग। क्या मांग किया है? संविधान की मांग। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने किया? सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग स्वराज पार्टी ने किया। किसने किया? स्वराज पार्टी। इसलिए तो बोले महात्मा गांधी वाला जो चीज है वह ज्यादा फोकस किस पर कर रहे हैं? संविधान पर। संविधान सभा को लीगल मांग वहां नहीं माना गया। पहला मांग जो माना जाता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का मांग किसने किया, वो है स्वराज पार्टी। किसने मांग किया? स्वराज पार्टी। किसने मांग किया? स्वराज पार्टी। और ईयर है 1924। क्या है? 1924। क्या है? 1924। ठीक है, 1924। कई बार ये डायरेक्ट सवाल आता है कि बताओ 1924 में किसने संविधान सभा का मांग किया? किसने किया? स्वराज पार्टी। 1895 में किसने संविधान का मांग किया? बाल गंगाधर तिलक। 1922 में किसने संविधान का मांग किया? महात्मा गांधी। 1928 में किसने किया? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अगर कभी एग्जाम में पूछ ले, ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, पर अगर कभी पूछ ले 1924 में किसने संविधान का मांग किया, तो छोड़ के मत आ जाना, क्योंकि हम बता भले रहे संविधान सभा, पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो छोड़ना नहीं है। 1924 अगर देखोगे तो क्या लगा दोगे? स्वराज पार्टी। हम लोग को ईयर के साथ आदमी को अटैच कर देना है। समझ में आ गया?
अगर ये दोनों अटैच रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहे आंसर वही होगा, क्योंकि यही दोनों में से कोई एक पूछता है, और जब उसको पूछने का सेंस सिर्फ ईयर और आदमी को मिलाना होता है तो बहुत ज्यादा वो दिमाग नहीं लगाता है, पर जब बारीकी से पूछेगा तब दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। 1895 में किसने मांगा? 1922 में गांधी, 1924 में स्वराज पार्टी, 1924 में स्वराज पार्टी, 1928 में मोतीलाल नेहरू। क्या यहां तक क्लियर हो गया? अभी तक तुम देख रहे हो आदमी मांग रहा है। कौन मांग रहा है? आदमी। एक पार्टी मांगा है जो कि है स्वराज पार्टी, पर स्वराज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी नहीं है। भारत में देखोगे वर्चस्व दो पार्टी का है, एक है कांग्रेस और दूसरा है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग देखोगे तो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, मतलब क्षेत्रीय पार्टी नहीं, धार्मिक पार्टी के रूप में एक मुस्लिम धर्म के लिए काम करने वाला एक पार्टी बन चुका है। तो भारत में सबसे बड़ा पार्टी कौन हो गया है? कांग्रेस। कौन हो गया है? कांग्रेस। कांग्रेस का डिमांड भारत का डिमांड। बोल सकते हो कि कांग्रेस जो कह रहा है वो एक्चुअल में कौन कह रहा है? भारत कह रहा है। मुस्लिम लीग जो कह रहा है इसका मतलब हुआ कौन कह रहा है? मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मांग किसका मांग हो जाता है? भारत का मांग। तो कांग्रेस में कब इसकी मांग उठी, कौन पहली बार मांगा, कैसे मांगा गया, ये सब हम लोग को याद रखना है। तो कांग्रेस के मांग से जस्ट पहले एक आदमी था जिसने प्रस्ताव लाया संविधान सभा का निर्माण हो, और सबसे अहम आदमी वही है, वो है एम.एन. रॉय। कौन है? एम.एन. रॉय। सबसे अधिक एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं कि एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का प्रस्ताव कब रखा। संविधान सभा का मांग करने वाला सबसे अहम आदमी कौन है? एम.एन. रॉय। कौन है? एम.एन. रॉय। और एग्जाम में सबसे अधिक सवाल कहां से बनता है? एम.एन. रॉय से। 1924 बोलेगा तो स्वराज पार्टी, और एम.एन. रॉय बोलेगा। इसमें से चार आदमी, तुमको जितना बार भी क्वेश्चन पूछा जाए किसने संविधान सभा की मांग की है, मैक्सिमम आंसर क्या होगा? एम.एन. रॉय। क्या आंसर होगा? एम.एन. रॉय। तुम्हारे सवाल के हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने मांगा था 1934 में। कब मांगा था? 1934। कब मांगा था? 1934। 1934 में एम.एन. रॉय ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत में संविधान निर्माण तो होगा ही होगा, पर इसको निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगा। समझ में आ गया? अब इस प्रपोजल को कांग्रेस के समक्ष भी रखा गया, और कांग्रेस भी अपना आधिकारिक रूप से इस मांग में समर्थन दर्ज करवा दिया। बड़ा ध्यान से याद रखना, गलती होगा। कांग्रेस एम.एन. रॉय के इस मांग को समर्थन कर देता है 1935 में। कब कर देता है? 1935। तो कांग्रेस ने आधिकारिक मांग बनाया इसको। कब बनाया? 1935। पर कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस अगर कुछ भी मांग रखती है तो उसको सभी सदस्य के सामने में साल में जो एक बार बैठक होता है उसके सामने प्रस्ताव रखने होते हैं। अब 1935 में कांग्रेस के जो शीर्ष नेतागण हैं वो सब तो मान लिया कि हमारा भी इच्छा है, क्या निर्मित होनी चाहिए हमारे लिए? संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, पर इसको प्रपोजल के रूप में रखना होगा। साल भर के एक बैठक जो होता है, उस बैठक में कांग्रेस जो पार्टी है इसका साल में एक बार बैठक होता है, ठीक है, जिसमें सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो शामिल होते हैं, और जितना भी प्रपोजल पारित करवाना है उसी बैठक में पारित। जैसे तुम्हारे यहाँ होता है ना जी, संसद जो तुम्हारा सेशन चलता है, इसको क्या बोलते हैं? सत्र बोलते हैं। सत्र जो बोलते हैं, साल में 3 सत्र होता है। हमारे यहाँ कितने सत्र होते हैं? 3। और इसी में जितना भी बिल लाना, बिल सुने हो ना कि फलाना बिल आ गया, किसान बिल आ गया, तो ये बिल आ गया, ये बिल कब लाया जाता है? उसी सत्र में बैठक हुआ, बिल को लाया, बिल पढ़ के सुनाया, सब वोटिंग करेगा हाँ या ना। अगर हाँ का संख्या अधिक हुआ तो बिल क्या हो जाएगा? पारित। अभी लोकसभा राष्ट्रसभा पढ़ाएंगे वहां ये सब बताएंगे कैसे बिल पारित होता है, नहीं होता है, सब बढ़िया से समझेंगे, ठीक है। सिर्फ अपसेंट मत करना, समझ में सब चीज आएगा। इसी तरह का कांग्रेस के समक्ष जो भी प्रस्ताव आता था वह साल भर में एक बार बैठक होता था, दिसंबर महीने के आसपास। कब बैठक होता था? दिसंबर महीने के आसपास। उसी बैठक में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था और उसमें पारित करवाएगा। कभी अगर जरूरत हुआ तो विशेष बैठक भी बीच में बुला लिया जाता था, लेकिन एनुअल बैठक लगभग किस महीने में होता था? दिसंबर महीने में। लेकिन विशेष बैठक कभी कभी बुला के बीच में भी बैठक कर लेता था। तो आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने इसको अपना मांग बताया। कब बताया? 35 में। पर अभी तक कांग्रेस के बैठक में यह प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुआ है। ये प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? 1936 में। कब प्रस्तुत हुआ? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में मांग को प्रस्तुत किया गया? कब किया गया? 1936। लखनऊ का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? लखनऊ अधिवेशन 1936। क्या यहां तक ईयर समझ में आया सारा? फिर से हम रिपीट करते हैं। पहली बार संविधान की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में, ठीक है। किस प्रस्ताव में रखा था उन्होंने ये मांग? स्वराज प्रस्ताव में। वेरी गुड।
गांधी जी ने कब मांगा? 1922 में, ठीक है। मोतीलाल नेहरू ने कब मांगा? 1928 में। अपने नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा था कि हमको संविधान चाहिए। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि संविधान सभा का पहला मांग किसने किया, तो स्वराज पार्टी। किसने किया था? स्वराज पार्टी। 1924 वो संविधान का मांग था और ये संविधान सभा का मांग है। संविधान सभा का सबसे बड़ा मांग किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। किस वर्ष? 1934। और एम.एन. रॉय के इस मांग को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया और कांग्रेस ने अपना आधिकारिक मांग मान लिया संविधान सभा के निर्माण के लिए। कब मान लिया? 35। लेकिन ये बैठक में प्रस्तुत हुआ है क्या? अभी नहीं हुआ है। तो कांग्रेस का ये मांग जो है कोई एक आदमी प्रस्तुत करेगा सभी नेताओं के बीच में, देखिए हमारा ये मांग है कि आप लोग समर्थन दे रहे हैं। ये प्रस्ताव कब लाया गया? 1936। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन यही जो वर्ड लिखे गए ना, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस ने आधिकारिक मांग बना लिया संविधान सभा के मांग को। कब? 35 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? इंपॉर्टेंट कीवर्ड पर ध्यान देना है। अगर पूछा है अधिवेशन तो आंसर हो जाएगा 1936 लखनऊ। क्या हो जाएगा? 1936 लखनऊ। अगर सिर्फ इतना ही पूछा कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को आधिकारिक मांग किस वर्ष बनाया? किस वर्ष बनाया? 35। किस वर्ष बनाया? 35। अब अगर एग्जाम में इस दोनों में से कोई एक ईयर रहे तो और पूछेगा आधिकारिक मांग कब बनाया है, तो आंसर करके आओगे, छोड़ के आओगे? करके आओगे। समझ में आया? अगर 35-36 दोनों रहे तो तुमको सोचना है, अगर 35 और 36 में से कोई एक रहे तो सोचना नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना है कि कांग्रेस के साथ 2 ईयर जुड़े हुए हैं। कांग्रेस इस मांग को अपना मांग बना लिया 35 में, लेकिन प्रस्ताव कब रखा? 36 में। क्लियर हो गया यहां तक? अब कांग्रेस के प्रस्ताव जो रखे गए थे कांग्रेस के पार्टी के समक्ष, मतलब कांग्रेस की मीटिंग में, वो प्रस्ताव हो गया पारित। अब यहां से 2 और ईयर याद रखना है। पारित तो हो गया, कांग्रेस मांग लिया इस चीज को कि हमको भी संविधान सभा चाहिए, पर अब विचार ये होने लगा कि संविधान सभा का निर्माण करेंगे कैसे। जैसे तुम लोग सबका विचार होगा कि हाँ सर ठीक है, संविधान सभा हम लोग यहाँ निर्मित करेंगे इस क्लास के लिए, संविधान बनाने के लिए। हम इस बात को मान भी सकते हैं, नहीं मान, हम अंग्रेज हैं, हम मान भी सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, पर तुम लोग तो तैयार हो गया ना, सबका इच्छा हो गया कि संविधान सभा बनना चाहिए। पर अब सवाल ये उठता है कि संविधान सभा में तुम लोगों के बीच से कौन कौन चुना गया? सब तो नहीं आओगे, कोई 5 आदमी इससे चुनाओगे, तो 5 आदमी कौन चुनाएगा? अब ये बड़ी मुद्दा है। इस पर फिर विचार चला और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ये प्रपोजल रखेंगे कि वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव। किस आधार पर? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार समझते हो? नहीं समझते हो? अभी भारत में मताधिकार का ऑप्शन है, मतलब मत देने का अधिकार है तुमको। क्या बच्चा पैदा होते ही वोट देता है क्या? नहीं। कितने साल की उम्र के बाद देता है? 18 से। इसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार। सरकार एक उम्र को तय करती है कि बच्चा वयस्क कब होगा। पहले सरकार को लगता था कि 21 साल के बाद लौंडा वयस्क होता है, ठीक है, तो 21 साल के बाद वोटिंग देता था। लेकिन अब सरकार को लग गया है कि 18 साल में ही लौंडा क्या होता है? वयस्क हो जाता है। तो अब वोटिंग देने का उम्र क्या है? 18 साल। समझ में आया? तो लड़का का वोटिंग देने का, सॉरी लड़का नहीं, मतलब कोई भी आदमी वोटिंग देने का जो उम्र रखता है उसी को हम लोग वयस्क उम्र मान के चलते हैं। तो हमारे यहाँ वयस्क कब हो जाता है आदमी? 18 साल में। अगर आने वाले समय में मान लो आने वाला जो जनरेशन है, 3-4 जनरेशन टपोगे, तो शायद हमको लगता है 14-15 साल वयस्क होने के लिए काफी है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं शरीर में। ये मजाक नहीं, ये सीरियस बात है। हमारे शरीर में जनरेशन दर जनरेशन क्या हो रहा है? हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं और बच्चा जल्दी ही बड़ा हो जा रहा है। अभी तुम खुद में देखोगे, तुम्हारे पिताजी के समय में अगर उनसे पूछो कि 10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता था, मतलब कितना बुद्धि होता था, कितना उसको ज्ञान होता था, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे करके घूमते रहता था। तो हम लोग जब जनरेशन में आए होंगे तब हम लोग उससे थोड़ा सुधार आए हैं, हम लोग ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है। आज का बच्चा देखो, आज तो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए बैठा, वो 10 साल में बैठ जाता है, ये पापा, ये मेरे पिताजी का है, ये मेरे पापा का है। कभी तुम लोग बोला होगा बचपन में चाचा को कि ये मेरे पापा का है, छोड़ दीजिए, हिम्मत नहीं हुआ होगा। और आज के बच्चा का देखो, तुरंत बोल देगा ये मेरा है, ठीक है, जो आपको लेना है तो जाइए बोलिए अपने पापा को करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें क्यों हो रही है? क्योंकि वो डेवलप जल्दी कर रहा है, ठीक है। फिलहाल हमारा वयस्क जो होने का उम्र है वो कितना है? 18 साल। ये हो सकता है कभी भी बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी को कहते हैं वयस्क मताधिकार। क्या कहते हैं? वयस्क मताधिकार। वयस्क होने का जो उम्र है ये देश तय कर सकता है कि मेरे यहाँ का बच्चा कब वयस्क होगा। उस उम्र के बाद तुमको वोट देने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में वयस्क मताधिकार है क्या? आंसर है हाँ है। तो पहली बार संविधान सभा को चुनने के लिए क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू ये प्रपोजल रखा कि हमको संविधान सभा के कुछ लोगों को जो चुनना है उसको वयस्क मताधिकार पर चुनते हैं। किस पर चुनते हैं? वयस्क मताधिकार। मतलब मान लो 100 आदमी खड़ा हुआ, उस 100 आदमी में से भारत में जितना भी वयस्क लोग होगा सारे वयस्क वोटिंग करेंगे, उसमें से जितना चुनना होगा हम चुन लेंगे। जैसे मान लो अभी इलेक्शन में खड़ा होता है ना जी, एक सीट पर 5 आदमी खड़ा हो जाता है और उस 5 में से एक कोई चुनाना होता है, तुम सब वोटिंग करते हो, जिसको सबसे अधिक वोट आया उसी को हम लोग वहां का जो इलेक्टेड मेंबर है वो घोषित कर देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो सबसे पहले ये प्रपोजल किसने रखा कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए? किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू। तो वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का पहला मांग किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। कब किया? 1938 में। कब किया? 1938। कोई दिक्कत? इसी मांग को फिर से दोहराया गया सी राजगोपालाचारी के द्वारा। किसने दोहराया? सी राजगोपालाचारी ने दोहराया। कब दोहराया? 1939 में। कब दोहराया? 1939 में। तो दो आदमी है जिसने ये कहा कि संविधान सभा का चुनाव जो होगा वो वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। पहला मांग किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। किस वर्ष? 1938। दूसरा मांग किसने किया? सी राजगोपालाचारी। कब किया? 1939 में। और अंग्रेज भी इस बात को स्वीकार कर लेगा, ठीक है आप लोग संविधान सभा का निर्माण कीजिएगा और वयस्क मताधिकार पर ही कीजिएगा। तो अगर पूछा जाए अंग्रेज इस बात को समर्थन कब दे देता है? 1940 में। कब दे देता है? 40 में। ठीक है, यहां तक अब सब बात क्लियर हो चुका है कि भारत अपना संविधान बनाएगा, संविधान सभा में जो सदस्य चुने जाएंगे वो वयस्क मताधिकार पर चुने जाएंगे। कैसे चुने जाएंगे? वयस्क मताधिकार पर। और ये वयस्क मताधिकार पर चुना जाना चाहिए, इसकी मांग सबसे पहले किसने की? किस वर्ष की? 1938। इसको इस मांग को किसने दोहराया? सी राजगोपालाचारी ने। किस वर्ष दोहराया? 1939 में। अंग्रेज कब इसको समर्थन दे देगा? 1940 में। क्या यहां तक का पूरा कहानी क्लियर है? किसी को अभी भी कहीं पर थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि ये वर्ड समझ में नहीं आया? संविधान सभा क्या है ये समझ में आ गया, संविधान क्या है ये समझ में आ गया। संविधान सभा उन चुनिंदे लोगों को कहेंगे जो संविधान लिखेगा। आज जैसे तुम बोलते हो कि अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, बोलते हो ना जी, तो क्या अंबेडकर जी अकेले बैठ के लिखे हैं? नहीं, काफी सारे लोग थे। ठीक है, कितने लोग थे, कैसे चुनाए, उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लिए कि मांग क्या है। मांग क्या है? वयस्क मताधिकार पर टोटल सदस्य चुनाने चाहिए, चाहे जितने भी हो। ठीक है, और इसमें सदस्यों की संख्या जो तय होगी वो होगी 389। कितने होंगे? 389। 389 हुआ ना? 389। कितने सदस्य? 389। यानी पूरे भारत से कितने सदस्य चुने जाने हैं? 389। कैसे चुने जाएंगे? वयस्क मताधिकार पर। कैसे चुने जाएंगे? वयस्क मताधिकार पर। पर यहाँ एक पेंच था, क्या आखिर सबको वोट करवा दें? क्या पूरे भारत में वोट करवा दें या कोई तरीका से चुने? तो आंसर हो गया पूरे भारत में अगर वोट करवा देंगे तो शायद सबको समझ में ही नहीं आएगा कि किस चीज का चुनाव हो रहा है। इसीलिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करवाया गया। क्या नहीं करवाया गया? प्रत्यक्ष चुनाव। अब सवाल फिर उठता है कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या हुआ? चुनाव दो तरीके से हो सकते हैं, समझो, समझते जाओ से आगे चल के चुनाव प्रणाली में ये सब हम लोग देखेंगे। चुनाव कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के। एक को बोलेंगे प्रत्यक्ष चुनाव और एक को बोलेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब हमको वोट देने का राइट है और हम वोट देकर किसी को चुन लिए, ये हो गया प्रत्यक्ष चुनाव। जैसे मान लो यहाँ के लिए 4 कैंडिडेट खड़ा हुआ है, ठीक है, हम हैं और 2 ये दोनों खड़ा हुआ है। तुम लोग को वोट देने का अधिकार है, तुम लोग वोट दे दिया, इसमें से तीनों में से कोई एक चुना गया, इसी को कहेंगे प्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष चुनाव। पर हर जगह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। आज के डेट में भी देखोगे कई ऐसे चुनाव हैं जो तुम्हारे चुने गए सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। समझना इस चीज को। जैसे तुम सब, जैसे मान लो यहाँ भागलपुर में 5 कोचिंग, ठीक है, उस 5 कोचिंग में आदमी सब खड़ा हुआ 55 ठो, उस कोचिंग का बच्चा सब ये चुना कि हमारे कोचिंग का प्रतिनिधि फलाना आदमी करेगा, तो तुम लोग प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लिया और एक आदमी को चुन के भेज दिया। अब इस कोचिंग को रिप्रेजेंट करेगा वो आदमी जिसको तुम चुन के भेजे हो, और जितना भी बात तुम्हारा होगा वो फलाना आदमी बोलेगा। अब कहीं और चुनाव हो रहा है जिसमें से इन सभी के द्वारा मिलकर किसी एक आदमी को चुनना है, वहां तुम वोटिंग नहीं करोगे, तुम जिसको चुन के भेजो वो वोटिंग करेगा। इसको कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी पहला चुनाव जो होगा ये मेन चुनाव एरिया है और यहां से 3 कैंडिडेट खड़ा हुआ, इसमें से ये चुना गया और सब आदमी इसमें वोट किया, इसी को क्या बोलेंगे?
प्रत्यक्ष चुनाव। क्या बोलेंगे? अब ये एक कैंडिडेट जो चुना गया है, ये मान लो 3 कैंडिडेट और कहीं और चुनना है जहां तुमको वोट करना था पर तुम वोट कर नहीं रहे हो। तुम बोल रहे हो हम जिसको चुन के भेजे हैं यही वोट करेगा। अब तुम इसको वोट किए हो तो ये इसको चुन लेगा। मान लो तो ये जो चुना गया ये संपूर्ण इस क्षेत्र के बिहाफ पर चुना, तो क्या तुम डायरेक्टली चुने हो? आंसर है नहीं। तो तुम चुने नहीं हो, इसलिए इसको कहेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। पर तुम्हारे नाम पे वो चुना जा चुका है क्योंकि तुम यहां से अपने प्रतिनिधि को चुना और तुम्हारा प्रतिनिधि इसको चुना। समझ में आ गया? इसी को बोलेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष। जब हम डायरेक्टली किसी को चुनते हैं, हम मतलब हम जनता, तब इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन मेरे चुने गए सदस्य के द्वारा किसी और को जो चुना जाता है उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या ये दोनों वर्ड समझ में आ गया? तो संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे या अप्रत्यक्ष रूप से? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुने गए थे? अप्रत्यक्ष रूप। तो पहला सवाल तो यही क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनता है बाबू यहाँ से, ठीक है? इसलिए अच्छे से याद रखना कि संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव था या अप्रत्यक्ष चुनाव था? अप्रत्यक्ष चुनाव। मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी विधानसभा थे, इस विधानसभा में हम लोग अपना आदमी चुन के भेजे थे। अब यहाँ से कुछ लोग खड़ा हुआ संविधान सभा में चुनाने के लिए, तो हम जिसको चुन के भेजे हैं ये चुन रहा है, ये वोट कर रहा है। इसीलिए इसमें कहा गया कि संविधान सभा के चुनाव में जो हिस्सा लेने वाला था वो विधानसभा के चयनित सदस्य थे। क्या थे? विधानसभा के चयनित सदस्य। ध्यान देना वर्ड पर। संविधान सभा के चुनाव में जिसने हिस्सा लिया वो विधानसभा का चयनित सदस्य था। ये कंफ्यूजन हो रहा है वर्ड में। संविधान सभा कुछ नहीं बल्कि एक ग्रुप है जो संविधान लिखेगा, पर ये लिखने वाले लोग चुने कैसे जाएं, इसका इलेक्शन कैसे करवाया जाए, इस पर मतभेद था। तो पहला तो ये मुद्दा तय हो गया कि वयस्क मताधिकार पर होने चाहिए, ठीक है, ये तय हो गया। पर 2 ऑप्शन यहाँ पे अभी भी है। हम जनता को बोल रहे हैं कि आप अपना अपना कैंडिडेट अपने अपने क्षेत्र से चुन लीजिए संविधान सभा में आने के लिए। अगर ये किया जाता तो काफी भगदड़ मच जाता, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा, अधिकतर लोगों को चुनाव हो किसका रहा है, ठीक है। इसीलिए दूसरा मेथड अपनाया गया कि हम जनता से डायरेक्टली नहीं पूछेंगे बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुनवाएंगे। समझ में आ गया? तो जनता कहां चुन के भेजा है? विधानसभा में। कहां चुन के भेजा था? विधानसभा। सारे अलग अलग विधानसभा है, ठीक है, अलग अलग विधानसभा है, ठीक है। और इन विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किसको चुना जा रहा है? संविधान सभा, संविधान सभा के सदस्यों को। 2 क्वेश्चन यहां से क्लियर हुआ कि संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए हैं, प्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव? अप्रत्यक्ष चुनाव। कौन चुना इन लोगों को? तो विधानसभा के चयनित सदस्य के द्वारा ये लोग चुने गए। क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हुआ? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चा को ये समझ में नहीं आता। अगर तुम लोग को भी समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ लो, हम बता देंगे ये एक्चुअली में हम बोलना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लो बिहार एक प्रांत है ना जी, बिहार का अपना विधानसभा है, तो बिहार के विधानसभा में हम एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, उसको यहाँ से मैच मत करना, समझना सिर्फ। बिहार के विधानसभा में हम लोग आदमी चुनकर भेजे हैं। अच्छा, किसी को ये भी कंफ्यूजन हो रहा है कि विधानसभा क्या है? हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चल के ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग। विधानसभा, विधान परिषद क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा क्या होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ वर्ड समझो, ठीक है, कि राज्य का वह जगह जहां पर राज्य के प्रतिनिधि बैठते हैं उसी को कहा जाता है विधानसभा। क्या कहा जाता है? विधानसभा। कोई ना कोई तुम्हारे क्षेत्र का एमएलए होगा ना, एमएलए को तुम चुने हो, इसी एमएलए जहां बैठता है उसी को कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं? विधानसभा। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसी लेजिस्लेटिव असेंबली का हिंदी होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा। तो एमएलए को तुम चुना और अब संविधान सभा के सदस्य को एमएलए चुन रहा है। समझ में आ गया? यही चीज हुआ है कि तुम किसको चुना है? एमएलए को। और संविधान सभा के सदस्यों को कौन चुना? एमएलए। तो प्रत्यक्ष चुनाव हुआ कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष। समझ में आ गया इतना सा चीज? तो याद रखोगे, संविधान सभा के चुनाव में हिस्सा किसने लिया? विधानसभा के चयनित सदस्यों ने। चुनाव प्रक्रिया कैसी थी? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष? क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया पूरा? चलो अब हम लोग आगे चल के थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वह अंग्रेज परमिशन किस रूप में दिया, कब दिया, कैसे दिया। तो 1946 ईस्वी में अंग्रेजों के तरफ से एक टीम बनाकर भेजा गया जिसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। कब भेजा गया कैबिनेट मिशन? 1946 में। कैबिनेट मिशन का ये काम था कि भारतीय लोग संविधान सभा का निर्माण करना चाहते हैं, आप जाइए उनको असिस्ट कीजिए कैसे क्या करना है। तो हमारा संविधान का निर्माण किसके कहने पर हुआ है? अगर पूछा जाए तो बोलोगे कैबिनेट मिशन के कहने पर। किसके कहने पर? कैबिनेट मिशन।
भारतीय संविधान का निर्माण किसके आधार पे हुआ है? कैबिनेट मिशन के आधार पे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। कब आया? 1946। तो याद रखोगे संविधान सभा का निर्माण, अगर पूछा जाए संविधान सभा का निर्माण, इसको थोड़ा सा करेक्ट करना, नोट्स में क्या गलती होगा। संविधान सभा का निर्माण किस दिन हुआ? तो 9 दिसंबर 1946। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा फाइनली बन कब गया? 9 दिसंबर 1946 को ये निर्मित हो गया। अब ये संविधान सभा निर्मित तो हो गया है, पर निर्माण होने के पीछे जो कारण है, जो बोला कि आप लोग निर्माण अब कीजिए, वो कारण कौन है? कैबिनेट मिशन। कौन है? कैबिनेट मिशन। तो हमसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर हुआ है? किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन के आधार पर। अब लग रहा होगा ये कैबिनेट मिशन क्या है? कोई मिशन है क्या? चांद का कोई मिशन है या कोई दूसरा ग्रह का मिशन है? मिशन एक शब्द है, सिर्फ इतना समझो कि कुछ आदमी को बनाकर हम मान लो एक मिशन पर भेजते हैं, तुम ये काम करके आना, तो बोल देते हैं ये मिशन पे गया है, बोल देते हैं ना जी, वैसा ही मिशन है और ज्यादा कुछ है नहीं। कैबिनेट मिशन यानी कुछ लोगों का ग्रुप, जैसे साइमन का मिशन देखे थे ना हम लोग, वैसे ये कैबिनेट मिशन है। तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। तीनों का नाम याद रखोगे, अध्यक्षता किसने किया वो याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल डायरेक्ट आता है। तुमको 4 नाम दे देगा, पूछेगा निम्न से कौन कैबिनेट सदस्य का हिस्सा, कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, हल्का क्वेश्चन होता है, सब बना लेता है इसको। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। भारत कब आया ये? 1946। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। अच्छा, जिस पीएम ने इसको बनाकर भेजा था, मतलब ये 3 लोगों का जो टुकड़ी बनाकर भेजा था, वो पीएम कौन था? तो क्लीमेंट इटली। क्या नाम था? 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 क्लीमेंट इटली। तो कैबिनेट मिशन का निर्माण किसने किया था? क्लीमेंट इटली ने निर्माण करके भारत भेज दिया। ये लोग यहाँ पर आया और यहाँ के कांग्रेसियों को या जो भी नेतागण थे उसको बता दिया कि आप लोगों को संविधान सभा का निर्माण करना है, कैसे करेंगे ये सब आप लोग डिसाइड करके हम लोगों को बताइए। फाइनली लोग बता दिया, पर हमको उसमें घुसना नहीं है, डिटेल नहीं घुसना है। हमको यहाँ से याद रखना है कि कैबिनेट मिशन में सदस्य कितने थे? कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कितने थे? 3। नाम क्या क्या था ये याद रखोगे। पेंथिक लॉरेंस। क्या नाम था? अब देखो, जो पहली बार पढ़ रहे हो एकदम टेंशन नहीं लेना, ये धीरे धीरे 2-3 बार रिपीट करते करते याद होगा। जो पहले से पढ़ रहे हो उसको तो कहीं ना कहीं ये सुना हुआ है, याद हो जाएगा, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हो नाम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लगेगा, टेंशन नहीं लेना है, रिपीट करना है। क्या नाम है? पेंथिक लॉरेंस। दूसरा नाम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा नाम है एवी अलेक्जेंडर। क्या नाम है? एवी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? 3 सदस्य। कौन कौन? पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। कितने सदस्य? 3 सदस्य। पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इतना हल्का सवाल इससे आता है, डायरेक्ट ये तीनों नाम डाल देगा, 4 नाम डाला हुआ रहेगा, पूछेगा कौन कैबिनेट मेंबर का, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो याद रखोगे ये 3 था, पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। अब 3 कोई भी टीम बनाकर भेजते हैं कहीं पर, तो एक किसी ना किसी एक को लीडर बनाते होंगे। ठीक है, जैसे मान लो 3 आदमी भेज दिए, तो क्या तीनों लीडर बनेगा? कोई एक आदमी होगा जो कोऑर्डिनेट करेगा सबको, उसी को हम कहते हैं उस टीम का लीडर। ठीक है, जनरली जितना आयोग देखे हो, एक आदमी जैसे ली आयोग बताए थे ना, बताए थे, इसका अध्यक्ष कौन है? ली। अभी करंट अफेयर्स में एक तो बताए तुमको गोल्डर आयोग, बताए ना जी, तो अध्यक्ष कौन है? गोल्डर। ठीक है, कहने का मतलब हुआ अध्यक्ष के नाम पे रख देते हैं तो हमको पढ़ना भी आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ अध्यक्ष के नाम पे है क्या? नहीं है, इसलिए ये याद रखना पड़ेगा। अध्यक्षता की थी पेंथिक लॉरेंस ने। किसने किया था? पेंथिक लॉरेंस। अब देखो, जिस बच्चे को ये क्रम याद है, ऑर्डर याद है, उसको नहीं भी एग्जाम में याद है कि अध्यक्ष कौन है, याद रखोगे सर पढ़ाए थे। सब पहला नाम था पेंथिक लॉरेंस, दूसरा था क्रिप्स, तीसरा था एवी अलेक्जेंडर। तो अगर हमको तुक्का भी लगाना है तो हम क्या मार देते हैं? ऊपर वाला। इसीलिए ऑर्डर में हमेशा हम ऊपर रखते हैं पेंथिक लॉरेंस, ताकि बच्चा अगर भूल भी जाए अध्यक्ष, उसको याद हो जाए कि पहला नंबर पे पढ़े थे, तो हो सकता है वही होगा। ठीक है, तो याद रखोगे अध्यक्ष कौन था? पेंथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन था? पेंथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? 3 सदस्य। पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। अध्यक्षता किसने किया? पेंथिक लॉरेंस। अब ये हो गया सामान्य क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और तुमको हर हमेशा करके आना है। अब अगर थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछा, जो कि अच्छे एग्जाम में पूछता है, अगर थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछा तो पूछेगा ये कि पेंथिक लॉरेंस क्या था, ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या था और एवी अलेक्जेंडर क्या था। समझ में आया? मतलब
किसी ना किसी कोई आदमी आया हुआ है तो कोई पद पे होगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा आदमी है ये सब, तो कोई पदधारी होगा, मान लो कोई कहीं का कोई राजा होगा, या मान लो कोई मिनिस्टर होगा, या कुछ भी हो सकता है, समझ में आया। तो 3 आदमी आया, ये तीनों का पद क्या था ये याद रखना है। तो ये तीनों ब्रिटिश एम्प्लॉय है। क्या है ये तीनों? ब्रिटिश एम्प्लॉय, मतलब ब्रिटिश सरकार का ये तीनों नौकर है, ठीक है, जो सरकारी नौकरी करने वाला है। इसमें से पेंथिक लॉरेंस जो है ये है भारतीय सचिव। कौन है? भारतीय सचिव। अब एक अच्छा सवाल यहां से बनता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? तुम बताओ, भारतीय सचिव का पद का निर्माण कब हुआ? उनसे पूछे थे। ये जवाब देने के लिए तुमको तत्पर रहना चाहिए। इतना मेहनत से क्यों पढ़ा रहे हैं तुमको? क्लास में याद क्यों करवाने का प्रयास करते हैं? हम चाहें तो बस रीडिंग देके खत्म करवा देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी से, स्पीड से तुम्हारा सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। फायदा क्या? बताए थे ना, 1858 में एक नया पद बना, उसका नाम था सचिव। क्या नाम था? सचिव। उसी सचिव का चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो याद रखोगे इस समय पर कैबिनेट मिशन के समय, अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा पूछा जाएगा 1946 में जब कैबिनेट मिशन का निर्माण हुआ, उस वक्त भारतीय सचिव कौन थे? हम चैलेंज करके बोलते हैं कि इसमें मैक्सिमम बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आएगा, उसको पता ही नहीं है, कि हमको रटे ही नहीं है कभी, पर जो ये इनका प्रोफेशन पढ़ा हुआ है वो कर लेगा, ठीक है। तो कौन था सचिव? पेंथिक लॉरेंस। इसीलिए तो उसको अध्यक्ष भी बनाया गया था इसका, ठीक है। उसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये है व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। कौन है ये? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। कौन है ये? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। और एबी अलेक्जेंडर जो है ये नेवी का चीफ है। कौन है ये? नेवी, रॉयल नेवी। ब्रिटिश नेवी को क्या कहते थे? रॉयल नेवी। तो रॉयल नेवी का ये चीफ है। कौन है? एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। और इससे सवाल आया हुआ है कि बताओ, इस सदस्य का नाम दे दिया है, पूछा है कि कैबिनेट मिशन का वह सदस्य जो नेवी चीफ था, रॉयल नेवी चीफ था, कौन है वो? एबी अलेक्जेंडर। फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किसके आधार पे हुआ है? कैबिनेट मिशन के आधार पर। कब हुआ? 1946 में। कब गठित हो गया? 9 दिसंबर को। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? 6 दिसंबर को था। अच्छा, 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ ना जी? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 6 दिसंबर, ठीक है, ठीक है, 6 दिसंबर 1946। और 9 दिसंबर को इसका क्या हुआ? पहला बैठक हुआ। 11 दूसरा और 13 तीसरा, ठीक है, ठीक है। चलो, किसके अनुसार हुआ है? कैबिनेट मिशन के अनुसार। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? 3 सदस्य। कौन कौन? पेंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। पेंथिक लॉरेंस क्या था? भारतीय सचिव, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या था? व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। और एबी अलेक्जेंडर क्या था? नेवी चीफ। क्या था? नेवी चीफ। याद हो गया इतना सा? कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? पेंथिक लॉरेंस ने। हो गया यहां तक याद? बढ़े आगे। अब है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? अभी बताए कि संविधान सभा एक टीम होगा जो कि संविधान का निर्माण करेगा। देखो कितना अच्छा माहौल रहा होगा, पूरे भारत के लिए एक नया संविधान बनने वाला है, ठीक है। अब सोचो ये वैसा ही माहौल हो गया कि कुछ नया चीज होने वाला है, ठीक है। तो सब उत्साहित था। इसमें से टोटल जो सदस्य चयनित होने थे वो कितने होने थे? 389। कितने सदस्य होने थे? 389, ठीक है। तो याद रखोगे कितने सदस्य चुने जाने थे? 389, ठीक है, 389, 389। कितने सदस्य? 389। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389। अभी तक पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है, अभी तक पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है। और लास्ट दम तक हमारा इच्छा था, चलो बेटा नालायक निकल गया है, पर फिर भी उसको क्या रखें? साथ में ही रखें। तो भरपूर कोशिश था कि वो साथ में ही रहे। और अंग्रेज भी चाहता था उस समय, इस समय तक, इससे बाद में तो बोलेगा विभाजित करिए दीजिए, इस समय तक ठीक है आप लोग को जो करना है कीजिए, हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिद पर अड़ा हुआ था, हमको अलग कीजिए, अलग कीजिए, अलग कीजिए, ठीक है। लेकिन जब संविधान सभा के निर्माण का चर्चा हुआ, तब पाकिस्तान को लगा कि हो सकता है हम ज्यादा सदस्य चुन के आए, फिर डिसाइड कर लेंगे कि हम अपना संविधान अलग बनाएंगे। तो थोड़ा सा वो सम गया था। कैबिनेट मिशन पर कांग्रेस ने अपना सहमति दर्ज किया था, पर मुस्लिम लीग अपना सहमति दर्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो याद रखना, कैबिनेट मिशन पर समर्थन दर्ज किसने किया था? कांग्रेस ने। मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था क्या? आंसर है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, तो कांग्रेस के हिसाब से काम हुआ, ठीक है। तो चुनाव जब होगा 389 सदस्य के लिए, तो उसमें मुस्लिम लीग भी समर्थन देगा, मतलब चुनाव में हिस्सा लेगा और चुनाव हो जाएगा।
चुनाव होने के बाद बोलेगा नहीं, अब हमको पाकिस्तान अलग करके दीजिए और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का हम निर्माण करेंगे। समझ में आया? अब इसमें जो कुछ सदस्य चुने हुए थे वो उन क्षेत्रों से भी थे जो पाकिस्तान में गया और उन क्षेत्रों से भी थे जो भारत में आया। तो आजादी के बाद जब विभाजन हो गया, अच्छा जो पहला बैठक होगा 9 तारीख को, उसमें मुस्लिम लीग हिस्सा नहीं लेगा, बोलेगा हम नहीं जाएंगे हिस्सा लेने के लिए। तो जब भारत आजाद हो जाएगा तो इन 389 सदस्यों को 2 ग्रुप में बांट दिया जाएगा, एक चला जाएगा पाकिस्तान क्षेत्र में और दूसरा रह जाएगा भारत में। तो पाकिस्तान जाए हमको नहीं मतलब है, हमको मतलब है भारत में कितना रह गया। समझ में आया? तो 389 सदस्य में विभाजन के बाद 299 सदस्य बचे थे। कितने सदस्य बचे थे? 299। कितने सदस्य बचे थे? 299। तो 2 सवाल पूछे जाएंगे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य चुने गए? 389। कितने सदस्य? 389। लेकिन इलेक्शन के बाद कितने, सॉरी विभाजन के बाद कितने बचे? 299। कितने बचे? 299। क्या ये दोनों डाटा क्लियर है? डाटा अभी काफी सारा है इस जगह, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डाटा याद करते रहना। कल हम लोग फिर से चर्चा करेंगे इलेक्शन पे एक बार, क्योंकि अभी इसमें बहुत कुछ याद करना है। लेकिन क्या ये दोनों डाटा क्लियर हो गया? एकदम फ्लैट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। कितने सदस्य थे? 389। विभाजन के बाद कितने बचे? 299। कितने बचे? 299। ठीक है। अब इस 389 में भी भारत में उस वक्त 3 अलग अलग प्रकार के क्षेत्र थे। वर्तमान समय में भारत में 2 तरह के क्षेत्र हैं। कितने तरह के क्षेत्र हैं? 2 तरह के। एक को कहते हैं राज्य और एक को कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। जानते हो कि नहीं जानते हो? ये भारत में टोटल 328 राज्य है। कितना राज्य है? कितना राज्य है भारत में? 28 है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो भारत में टोटल 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश, हाँ पता है कि नहीं पता है? ये जी होनी चाहिए पता। भारत के बारे में कम से कम इतना तो जानो कि भारत के 2 प्रधानमंत्री हैं, 4 राष्ट्रपति हैं, ये सब पता है ना? ठीक है। तो भारत के राज्यों की संख्या जो है वो है 28 और केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। ठीक है। तो वर्तमान में तुम देखा 2 तरह की चीजें हैं। उसी तरह से उस समय पर जब ये सारे कांड हो रहे थे उस समय पे भारत में 3 तरह के क्षेत्र थे। कितने तरह के क्षेत्र थे? 3 तरह के। एक को बोलते थे प्रांत, जो कि वर्तमान राज्य जो देख रहे हो इसी तरह का था। तो एक को क्या बोलते थे? प्रांत। एक को बोलते थे राजवाड़ा क्षेत्र या क्या बोलते उसको? राजशाही क्षेत्र, कुछ भी बोलो, मतलब राजा वहां है। राजवाड़ा क्षेत्र हम लोग कह के बुलाते थे। ठीक है। रियासत, क्या बोलते थे इसको? रियासत। क्या बोलते थे? रियासत। रियासत का मतलब पहले ही समझा रखे हैं कि रियासत उसको कहते थे जहां राजा हो। किसको कहते थे? राजा। जैसे मान लो कि बिहार में कोई राजा नहीं है, बिहार मान लो ब्रिटिश के अंदर में था, तो बिहार ब्रिटिश प्रांत हो गया। क्या हो गया? प्रांत। पर मान लो बिहार का ही एक कोना था जहां पे एक राजा रह रहा था, राजा शासन कर रहा था, उसको क्या बोलेंगे? रियासत। क्या बोलेंगे? रियासत। ध्यान से समझना चाहिए। तो एक हो गया ब्रिटिश प्रांत, एक हो गया देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या इस वक्त 11 है। कितने थे? 11। ठीक है। बस इतना याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना है। और एक था सेक्शन चीफ कमिश्नरीज का। किसका था? चीफ कमिश्नरी। जैसे कुछ खास क्षेत्र था, जैसे आज हम यूटी को रखे हैं, ठीक है, उसी तरह से कुछ खास क्षेत्र थे जिसको चीफ कमिश्नरीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीफ कमिश्नरी। तो ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य गए थे? 292। देसी रियासत से कितने थे? 93 और चीफ कमिश्नरी से 4। ठीक है। देखो टोटल कितने सदस्य हैं? 389। इस 389 में से ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य? 292 सदस्य। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 11। हम तो कुछ और वहां पे चर्चा कर रहे थे। ब्रिटिश प्रांत कितने थे टोटल? 11। उन 11 प्रांतों से कितने सदस्य चुने गए? 292 सदस्य। ठीक है। देसी रियासत से कितने सदस्य चुने जाने थे? 93। लेकिन देसी रियासत में इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वहां राजा रह रहा है। राजा जिसको बोलेगा जाने वो चला जाएगा। नहीं समझ में आया? राजा रहता है तो वहां इलेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। तो राजा जहां है वहां किसी सदस्य को हम चुन नहीं सकते हैं। जैसे मान लो हम राजा हैं, हम बोलेंगे ये जाएगा मेरे तरफ से भाग लेने के लिए, तो ये चला जाएगा। लेकिन नॉर्मल राज्य है, बिहार से अगर किसी को जाना है, मान लो नीतीश कुमार बोलेगा हम जिसको भेजेंगे संविधान सभा में वो चला जाएगा। ये संभव है क्या? बिहार में उसके लिए चुनाव होगा। तुम्हारे लोग जो चुने गए हैं एमएलए वो चुन के भेजेगा। समझ में आया? तो याद रखना ब्रिटिश प्रांत में चुनाव हुआ था क्या? हुआ था। देसी रियासत में चुनाव हुआ था? नहीं हुआ था। चीफ कमिश्नरीज में चुनाव हुआ था? हुआ था। तो चुनाव टोटल कितने लोगों के लिए हुआ? 292 प्लस 4 यानी 296 लोगों के लिए। फिर से इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से याद रखना।
संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए? 383। कितने सदस्य टोटल थे? 389, 389। कितने सदस्य टोटल थे? 389। इसमें से चुनाव कितनों के लिए होना था? तो 296 के लिए। कितनों के लिए? 296। चुनाव कितनों के लिए होना था? 296। ये 93 सदस्य जो है ये प्रतिनिधि के तौर पे आएगा अलग अलग रियासत से, यानी 93 रियासत से प्रतिनिधि के तौर पे ये आएगा। समझ में आ गया? प्रतिनिधि के तौर का मतलब होता है उनका चुनाव नहीं होगा, राजा जिसको नॉमिनेट कर देगा वही चला जाएगा। तो याद रखना, ब्रिटिश प्रांतों से टोटल 292 सदस्य, चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य, और यहीं पर इलेक्शन हुआ था। तो यहां से कहीं पे लिखे भी होंगे, देखो यहाँ संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ। इसमें टोटल कितने सदस्यों के लिए संपन्न हुआ? 296 सदस्य के लिए। कहां कहां ये चुनाव हुआ था? ब्रिटिश प्रांत में हुआ था और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में हुआ था। क्लियर? समझ में आ गया कि उस वक्त कितने, भारत में कितने क्षेत्र अलग अलग थे? 3। एक को कहते थे ब्रिटिश प्रांत, एक को कहते थे देसी रियासत, और एक को कहते थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। देसी रियासत से कितने चुने जाने थे? 93। क्या इसके लिए चुनाव होना था? नहीं, इसको राजा नॉमिनेट करके भेज देता। ब्रिटिश प्रांत के से कितने आने थे? चीफ कमिश्नरी से 4। क्या याद हुआ इतना सा? टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 389। अब ये सब चुन के आ गए, उसके बाद पाकिस्तान का हो गया विभाजन, पाकिस्तान अलग हो जाएगा, तो हमारे पास बच कितने सदस्य जाएंगे? 299। कितने बच जाएंगे? 299। ठीक है, इतना सा अच्छे से याद रखना। थोड़ा सा और यहां से देखना है हमको कि 389 सदस्य जो चुने गए थे उसका इलेक्शन किस बेसिस पे हुआ था। क्या वहां पे अलग अलग जाति के लोग हिस्सा लिए थे, अलग अलग समुदाय के लोग हिस्सा लिए थे? आंसर है हाँ, समुदाय के तौर पर हुआ था। कैसे हुआ था? समुदाय के तौर पर। आज भी तुम देखते हो रिजर्वेशन होता है ना जी, जो मान लो ओबीसी बहुल क्षेत्र है वहां पे बोलोगे ओबीसी कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा, ठीक है, एसटी एससी कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा। इसी तरह से सामुदायिक बेसिस पर इनको विभाजित किया गया था। किस बेसिस पर? सामुदायिक बेसिस पर। जो गलती होगा वो अच्छे से याद रखना। पूछा जाता है समुदाय में क्या कैटेगरी बनाया गया था और कितना कैटेगरी बनाया गया था? 3 कैटेगरी बनाया गया था। जैसे आज तुम देखते हो फॉर्म जब भरते हो वहां पे 2 कॉलम होता था, पहले मेल और फीमेल। क्या होता था? मेल और फीमेल। उसके बाद लोगों को कहा गया कि नहीं, मेल और फीमेल के अलावे भी कुछ लोग होते हैं जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उन वो क्या भरेंगे? वो तो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो ट्रांसजेंडर नहीं लिखता था, लिखता था अदर। क्या लिखता था? अदर। अगर कभी ध्यान दिया होगा तो मेल फीमेल अदर। अदर क्यों लिखा गया? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ट्रांसजेंडर के कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, कुछ और कैटेगरी में है, तो उनका क्या? इसीलिए डायरेक्ट क्या वर्ड दे दिया? अदर। समझ में आया? उसी तरह से यहां भी 3 कैटेगरी रखा गया। एक को बोला गया मुस्लिम। क्या बोला गया? मुस्लिम। एक को बोला गया सिख, और तीसरे को हिंदू नहीं बोला गया। ध्यान देना, यही गलती होता है। अक्सर बच्चा पहले सोच के बैठा हुआ एक तो हिंदू तो होगा ही होगा, तो हिंदू नहीं कहा गया, कहा गया जनरल। क्या कहा गया? जनरल। आज भी कहीं ब्राह्मण का जाति पूछा जाता है, अगर देखोगे ब्राह्मण राजपूत भूमियार यही 3 है ना जनरल। हमारे यहाँ जनरल कितने हैं? 3 ही आता है शायद अभी, ठीक है, ब्राह्मण राजपूत और भूमियार, ये 3 आते हैं। अगर तुम किसी के फॉर्म में दिखा दो ये पूछता है जनरल है, ठीक है, जाओ जाओ भागो यहाँ से ठीक है। अगर पूछे बोलोगे ओबीसी है, पूछेगा कौन है ओबीसी में, क्या है? समझ में आया? ये फॉर्म का बात बोल रहे हैं, आदमी का बात नहीं बोल रहे हैं। मतलब जनरल में कौन है नहीं है उसका कोई ठिकाना नहीं है। उसी तरह से हिंदू को किस कैटेगरी में रखा गया था? जनरल में। हिंदू के अलावे भी किसी धर्म का प्रतिनिधि होगा वो सब किस में आएगा? जनरल में। किस में आएगा? जनरल में। तो याद रखोगे प्रतिनिधियों को प्रमुख 3 समुदाय में बांटा गया था। एक को कहा गया मुस्लिम। क्या कहा गया? मुस्लिम। दूसरे को क्या कहा गया? सिख। और तीसरे को कहा गया जनरल। ठीक है, जनरल मतलब सामान्य। क्या कहा गया? सामान्य। हिंदू जैसा कोई कैटेगरी वहां नहीं था। ध्यान देना, जैसे तुम्हारे फॉर्म में कहीं पे भी ब्राह्मण राजपूत नहीं लिखा हुआ रहता है, अन्य के लिए हो सकता है कुछ कुछ लिखा हुआ हो, ये है तो इसमें क्या है नहीं है, लेकिन जनरल हो गया तो जनरल हो गया, सब एक ही जैसा रहेगा। वैसे ही मुस्लिम को मुस्लिम कहा गया, सिख को सिख कहा गया, और रेस जितना बचा था सबको क्या कहा गया? जनरल। तो याद रखना समुदाय में हिंदू वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ था, याद रहेगा। 389 सदस्यों को कितने कैटेगरी बांटा गया? 3 कैटेगरी। या तो मुस्लिम हो तुम, या सिख हो, या जनरल हो। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वह चुनाव कितने सदस्यों के लिए हुआ और चुनाव कब संपन्न हुआ? तो चुनाव संपन्न हुआ जुलाई 1946 में। कब संपन्न हुआ? जुलाई 1946। कब चुनाव संपन्न हुआ? जुलाई 1946 में। जुलाई महीने में चुनाव हुआ और टोटल कितने सदस्य चुने गए?
296 सदस्य। कितने सदस्य? 296। अब किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है सर आप 389 पढ़ाए तो फिर 296 क्यों चुन रहे हैं? 389 में ये 93 सदस्य चुनाव के जरिए नहीं आए हैं, वो डायरेक्ट राजा के अपने क्या बोलते हो मेमोरी के हिसाब, मतलब अपने रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, हम राजा हैं, हम इसको बोल रहे हैं जाने के लिए, ये चला जाएगा। ठीक है, तो याद रखोगे इनका चुनाव नहीं हुआ, इन दोनों का चुनाव हुआ। तो टोटल चुनाव कितना का हुआ? 296। ये सवाल एग्जाम में आता है वो अच्छे से याद रखना कि कुल संविधान सभा के कितने सदस्य? 389। संविधान सभा के कितने सदस्यों के लिए निर्वाचन हुआ? 296 सदस्यों के लिए निर्वाचन हुआ। ठीक है, निर्वाचन किन सदस्यों के लिए हुआ? ब्रिटिश प्रांत के लिए और चीफ कमिश्नरी के लिए। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 और चीफ कमिश्नरी की संख्या क्षेत्र 6। कितने क्षेत्र थे? 6। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या 11 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 6। निर्वाचन में किसने भाग लिया? अगर ये पूछा जाए तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किसने भाग लिया? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये तो अभी तुरंत बताए थे ना कि भाग किसने लिया? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। वयस्क मताधिकार पर चुनाव होना था। क्या सभी लोगों ने भाग लिया? पूरे देश ने भाग लिया चुनाव में? नहीं, तुम जिसको चुन के भेजे हो वो चुन रहा है संविधान सभा के सदस्य को। याद रखोगे इसका चुनाव हुआ कैसा था? चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष। कैसा था? अप्रत्यक्ष चुनाव था। चुनाव कैसा था? अप्रत्यक्ष। और चुनाव में भाग किसने लिया? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब याद रखोगे एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है। सवाल हम बताते हैं, तुम लोग इसको ध्यान से सुनना और आंसर करना। सवाल पूछा जाएगा कि संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा के चुनाव में इन लोगों ने हिस्सा लिया, निम्न में से किसने? पहला रहेगा भारत के जनता ने, दूसरा रहेगा विधानसभा के सदस्यों ने, तीसरा रहेगा विधानसभा के चयनित सदस्यों ने, और चौथा रहेगा इनमें से सभी ने। क्या आंसर होगा? विधानसभा के चयनित सदस्यों ने। क्लियर हो गया आंसर? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने ही संविधान सभा का चुनाव करवाया है, वही लोग उसमें वोट दिए। समझ में आया? ठीक है, क्या किसी को कोई तकलीफ यहां तक? रिपीट करें फिर से, बोलो। चलो, संविधान की मांग सबसे पहले किसने की? बाल गंगाधर। किस वर्ष किया? 1895 में। किस प्रस्ताव में? स्वराज प्रस्ताव में। ठीक है, महात्मा गांधी ने कब मांग किया? 1922। स्वराज पार्टी ने कब मांग किया संविधान सभा का? 1924। मोतीलाल नेहरू ने कब किया? 1928। जवाहरलाल नेहरू ने कब किया? 36 का जो बैठक हुआ था, 36 का जो बैठक हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू 36 हो जाएगा। वयस्क मताधिकार पर जवाहरलाल नेहरू ने कब मांगा? 1938। सी राजगोपालाचारी ने कब मांगा? 39। एम.एन. रॉय ने कब मांगा था? 1934। कब मांगा था? 1934। एम.एन. रॉय ने कब मांगा? 1934। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन आदमी है? एम.एन. रॉय। कांग्रेस ने संविधान सभा के मांग को अपना आधिकारिक मांग किस पर घोषित किया? 1936। संविधान सभा के मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब लाया? 1936। कब लाया? 1936। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पे हुआ था? कैबिनेट मिशन के आधार पे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य, पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रीक, एबी अलेक्जेंडर। अध्यक्षता किसने किया? पैंथिक लॉरेंस ने। पैंथिक लॉरेंस प्रोफेशनली क्या था? भारतीय सचिव था उस वक्त। स्टैफोर्ड क्रीक व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष, और एबी अलेक्जेंडर नेवी चीफ था। संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए? 389। इसमें से चुनाव कितनों के लिए हुआ? 296 के लिए। किसने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था? देसी रियासत। तो प्रांत से कितने सदस्य चुने गए? 294। प्रांत से कितने? 294। क्या 292? हम 93 बोल रहे हैं क्या? 94, ठीक है, 292। प्रांत से कितने सदस्य चुने गए? 292। चीफ कमिश्नरी से कितने? 4। टोटल कितने हो गए? 296। कितने सदस्य देसी रियासत से नॉमिनेटेड थे? 93। अच्छा, ये 2 शब्द होता है, ध्यान देना। एक होता है निर्वाचित और एक होता है नामित। क्या होता है? नामित। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्टेड मेंबर्स और नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, आज भी हमारे राष्ट्रपति के पास अधिकार है नामित करने का।
राज्यसभा का नाम सब सुने हो ना, आगे चल के पढ़ोगे। राज्यसभा, ये तो फ्लैट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत 10-20 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन भी बनाए हो, उसमें ये क्वेश्चन आया होगा कि राज्यसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। आंसर होगा 12, होता है ना। उन 12 सदस्य का चुनाव नहीं होता है। जैसे हम है राष्ट्रपति, तो इस पूरे लोगों में से जो बढ़िया बढ़िया हमको लगेगा किसी भी फील्ड का, बोलेंगे इसको राज्यसभा में भेज दो, इसको भेज दो, इसको भेज दो, इसको भेज दो। क्या चुनाव हुआ इसके लिए? नहीं। तो राज्यसभा, क्या राज्यसभा में 12 सदस्य कौन भेज दिया? राष्ट्रपति। इसी को कहते हैं मनोनीत या नामित। क्या बोलते हैं इसको? मनोनीत या नामित। इनका चुनाव नहीं होता है। वैसे ही अगर पूछा जाए संविधान सभा में कितने सदस्य मनोनीत थे, कितने? 93। और कहां से मनोनीत थे? देशी रियासत से। क्लियर हो गया? कितने समुदाय में बांटा गया इनको? 3 समुदाय में। एक को कहा गया मुस्लिम, एक को सिख और एक को जनरल। हिंदू था क्या? नहीं था। हिंदू शब्द का नहीं इस्तेमाल किया गया। भारत के विभाजन के बाद कितने सदस्य हमारे यहाँ बच गए? 299 सदस्य हमारे यहाँ बच गए। संविधान सभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव था या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। भारत की जनता ने भाग लिया या विधानसभा के चयनित सदस्यों ने भाग लिया? विधानसभा के चयनित सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है। कहां कहां इलेक्शन हुआ था? ब्रिटिश प्रांत में और चीफ कमिश्नरी। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या कितनी है? 11 और चीफ कमिश्नरी की संख्या 6। क्या यहां तक क्लियर हुआ? अब इसमें और भी अभी डाटा है, इसको एक बार रूम पे जाके अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। नोट्स जिसको नहीं मिला है फोटो ले लो और नोट्स लेने का प्रबंध जल्दी जल्दी करो। ठीक है। रूम पे जाके इसको देख लेना। कल हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।